तो ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर होने वाले मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन्स एमसीयू के अंदर अब तक के सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन्स है, जो कि किसी और फ्यूचर प्रोजेक्ट की तरफ हमें हिंट कर रहे हैं। तो इन दोनों के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स के साथ हमारे पास जो है आगे फ्यूचर के लिए हमें एक अच्छा विजन मिल चुका है। और जैसा कि मैंने अपने एंटमैन एंड द वास्प स्पॉइलर फ्री रिव्यू के अंदर भी ये बात करी थी कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूरे के पूरे 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, अगर आप उन्हीं को देख लेंगे तो आपको मूवी समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर चल क्या रहा था। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इन दोनों के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स को, और साथ ही साथ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की जो एंडिंग थी उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे ही। तो इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर काफ़ी तगड़े किस्म के स्पॉयलर्स हो सकते हैं जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आप पहले मूवी देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पोस्ट क्रेडिट सीन पे चलने से पहले हम थोड़ी ओवरऑल मूवी की स्टोरी के ऊपर एक नज़र डाल लें और उसकी एंडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। अब मूवी की स्टोरी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सिंपल थी और जो ट्रेलर में दिखाया गया था बिल्कुल हमें वही देखने को मिली, जहाँ हमने देखा कि किस तरीके से स्कॉट लैंग अब एवेंजर्स एंड गेम के बाद दुनिया के अंदर आज़ाद घूम रहा है, वो सेलिब्रिटी बन चुका है, वो किताब लिख रहा है, अपने एडवेंचर्स के बारे में लोगों को बता रहा है, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। वहीं पे बात रही उसकी बेटी यानी केसी की, तो वो यहाँ पे डॉक्टर हैंक पिम और यहाँ पर होप वैन डाइन के साथ मिलके इस पूरी की पूरी नई चीज़ों के ऊपर काम करने में लगी हुई है, जिसके जरिए वो लोगों को बचा सके। और बताया जाता है कि किस तरीके से ब्लिप का इफेक्ट जो है वो अभी तक एमसीयू के अंदर हमें नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे एक ईस्टर एग लगा था। इसी के अलावा अगर हम देखें तो किस तरीके से केसी होती है जो कि एक तरह का एक रेडार सिग्नल बनाती है, जिसके जरिए वो क्वांटम रियल्म का जो है नक्शा बना के अपने पास रख सकें कि कभी अगर उनको क्वांटम रियल्म में जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि क्वांटम रियल्म एक ऐसी टेरिटरी है जिसके बारे में अभी तक एमसीयू में किसी ने कुछ सही तरीके से पता नहीं लगाया है। और जब वो सिग्नल भेज रहे होते हैं तो वहाँ पे जैनेट जो है वो समझ जाती है कि ये सब क्या चल रहा है और उसको उससे रोकती है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और कैंग की नज़र उनके ऊपर पड़ चुकी होती है, और इसलिए वो उस पूरे के पूरे पोर्टल के अंदर खिंचते हुए चले जाते हैं क्वांटम रियल्म के अंदर। क्वांटम रियल्म के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके की सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, यहाँ पे अलग अलग एलियंस हैं, और जिस तरीके से इनको दिखाया गया है मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो ये एक अच्छा खासा ईस्टर एग था जो कि हमने एंटमैन एंड द वास्प मूवी के अंदर देखा था कि जब हैंक पिम पूरी पूरी क्वांटम रियल्म के अंदर जैनेट को बचाने जाते हैं तो हमें एक छोटी सी सिटी नज़र आ रही होती है। तो यही वो सारी की सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पे आके एक साथ टाई इन करती हैं। इसी के अलावा अगर हम स्टोरी की बात करें तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूरी की पूरी हमारी जैनेट है और कैंग, उनके बीच एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है, क्योंकि जब जैनेट क्वांटम रियल्म के अंदर थी तो कैंग द कॉन्करर वहाँ पे क्रैश लैंड करा था जिसका शिप बर्बाद हो गया था। अब वो दोनों एक साथ काफ़ी टाइम वहाँ पे उस पूरी की पूरी क्वांटम रियल्म के अंदर रहे। वहाँ पे जो है बेसिकली जैनेट ने उसके पूरे के पूरे एनर्जी कोर को स्टार्ट करने में उसकी मदद भी करी, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था एक तरह से और चल नहीं रहा था। और हमें ये पता चलती है कि किस तरीके से कैंग की वो जो ज़बरदस्त तरीके की शिप है वो एक मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकती है, वो स्पेस एंड टाइम दोनों के अंदर ट्रैवल करके किसी भी यूनिवर्स के अंदर जा सकती है, और वो पूरी की पूरी शिप उसके दिमाग से कनेक्टेड होती है, न्यूरोकैनेटिक। और अगर कॉमिक बुक्स की बात की जाए तो कैंग द कॉन्करर का जो पूरा आर्मर होता है वो भी न्यूरोकैनेटिक होता है, जो कि उसकी सोच की मदद से चलता है, वो जो सोचता है उसका आर्मर बिल्कुल वही करता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब जैनेट को उसके सारे के सारे इरादे पता चलते हैं कि कैंग असल में कैंग द कॉन्करर और किस तरीके से वो यूनिवर्सेस को एंड करता है, तो वो उससे फौरन पीछे हट जाती है और उसके पूरे के पूरे एनर्जी सोर्स, एनर्जी कोर को हैंक पिम पार्टिकल्स की मदद से बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देती है, और इसलिए कैंग उसको यूज़ नहीं कर पा रहा होता। लेकिन क्योंकि उसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल गई थी जिसके ज़रिए उसने अपने सूट वगैरह को रिचार्ज कर लिया था, तो वो उन्हीं सारी की सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी पावर्स को दोबारा से अपने पास ले आता है, अपने सूट की मदद से उस पूरे के पूरे क्वांटम रियल्म को कॉन्क्योर करके अपना राज करना शुरू करता है। इसी के बाद हम अगर बात करें यहाँ पे किस तरीके से एंटमैन की जब मुलाकात होती है कैंग से, तो वो उसको उस पूरे के पूरे एनर्जी कोर को छोटा करके उसको लाने के लिए कह रहा होता है। और इसी तरह मैंने यहाँ पे मोडॉक का इंट्रोडक्शन भी देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का था। अब मोडॉक के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैंने सोचा था कि ये कैरेक्टर मेरे ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा इसने इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, और शायद उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि हमने इसके अंदर डायरेन क्रॉस को देखा। अगर हम किसी और इंसान को देखते जिसको हम नहीं जानते थे तो शायद इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा होता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब एंटमैन और कैंग के बीच सारी की सारी बातें हो रही होती है तो कैंग ये बात बताता है कि उसको यहाँ से निकल के जाना ही होगा किसी भी कीमत के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इस पूरी की पूरी रियलिटी, पूरी की पूरी यूनिवर्स खतरे में पड़ी हुई है। और जब एंटमैन पूछता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आ रही है जिससे तुम इतना डर रहे हो और तुम्हें आखिर रोकना है, तो कैंग सिंपली यही कहता है कि मेरे ही और दूसरे वर्जन्स हैं, मैं खुद हूँ जो कि इस पूरी की रियलिटी को तबाह करने में लगा हुआ है। अब देखो यहाँ से एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, वो ये है कि क्या ये कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट वो है जिसको हमने लोकी सीरीज के अंदर देखा था, जो कि ही हू रिमेन्स था, जिसने सारे के सारे दूसरे कैंग्स को निपटाने के बाद एक टाइमलाइन को सिंगुलर टाइम के अंदर रख दिया था और सारी बाकी दूसरी यूनिवर्सेस को ख़त्म कर दिया था।
या फिर ये कोई और सही कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से ये सारी बातें कर रहा है कि उसको दूसरे कैंग्स को जाकर रोकना है, अगर मैंने उनको नहीं रोका तो वो पूरी रियलिटी को बर्बाद कर देंगे, तो इससे मुझे यही बिल्कुल फीलिंग आ रही है कि ये ही हू रिमेन्स का ही वेरिएंट है, जो कि आगे चल के ही हू रिमेन्स बनेगा जब वो सब कुछ खत्म कर देगा। खैर इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आखिर में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बैटल होती है, जिसके अंदर सारे के सारे लोग मिलकर कैंग की फोर्सेस से मुकाबला करते हैं। हैंग पिम हमारे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अपनी एंड की फोर्सेस का इस्तेमाल करके कैंग द कॉन्करर को ज़बरदस्त तरीके से हराते हैं। और यही सबसे बड़ी बात थी जहाँ पे मैंने देखा था कि कैंग किस तरीके से अपने हाथ के एक एक इशारे में लोगों को डिसइंटीग्रेट करके उनको मिटा रहा था, वहीं पे वो कुछ चूटियों से हार गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। यहाँ पे कैंग द कॉन्करर के पूरे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा डी पावर्ड कर दिया गया। शुरू में हमने देखा कि वो किस तरीके से अपनी सिर्फ उंगलियों के इशारे पर लोगों को नचा रहा था। तो भाई जब वो एंडमैन भागता हुआ जायंट मैन इतना बड़ा आ रहा था उसके पूरे के पूरे कैसल को बर्बाद करने के लिए, तो उसने अपनी ये पावर इस्तेमाल क्यों नहीं करी और उसको वहीं पे रोक दिया, जिस तरह वो हर चीज़ को रोक रहा था और सब कुछ अपने कंट्रोल में रख रहा था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑड थी और मुझे लगा कि यहाँ पे लेजी राइटिंग की गई है। फिर इसी के बाद हमने देखा कि किस तरीके से मूवी की जो एंडिंग होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि स्कॉट हमारा बेसिकली सारी की सारी पिम पार्टिकल्स के डिस्क को उसके पूरे कोर के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से उसका कोर अनस्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है। और इन दी एंड वो कैंग द कॉन्करर को उसी के कोर के अंदर उसको धक्का देते हैं, जिसके अंदर वो सक्ड इन होकर ख़त्म हो जाता है। और देखने से ऐसा ही लग रहा है कि वो बिल्कुल मर चुका है, लेकिन शायद वो मरा ना हो, बल्कि शायद एक तरह की दूसरी स्टेट के अंदर चले गया हो, जो कि बाद में हमें रिवील की जाएगी। और इसी के साथ मूवी की एंडिंग बहुत ज़्यादा एक हैप्पी नोट पे की जाती है, जहाँ पे स्कॉट वापसी अपनी फैमिली के साथ लौट चुका है। हाँ, उसके दिल में ये ख्याल ज़रूर आ रहा होता है कि क्या उसने वाकई कैंग द कॉन्करर को हरा दिया है, और अगर उसने कैंग को हरा दिया तो उसने ये कहा था कि अगर वो यहाँ से इन सारी की सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकला तो कुछ खतरनाक लोग आ रहे हैं जो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कहीं वो लोग अब मेरी वजह से आके सब कुछ डिस्ट्रॉय तो नहीं करने वाले। लेकिन क्योंकि एंडमैन तो एंडमैन है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसी का कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन होकर आगे निकल जाता है और सारी की सारी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है। इसके बाद हमारे पास आता है हमारा मिड क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन की जो हमारी ओपनिंग होती है पूरे के पूरे स्टेडियम से होती है, जहाँ पे अलग अलग हमें कैंग के वेरिएंट्स नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन उन सारे के सारे कैंग के वेरिएंट्स के बीच 3 मेन कैंग हमें नज़र आते हैं, जिनके स्टैचूज़ भी यहाँ पे बने हुए हैं। और उसमें से एक वेरिएंट रामाटट का होता है, अगला वेरिएंट हमारे पास इमोर्टस का होता है, और तीसरा वेरिएंट जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हैं, मेरा मानना ये कि वो स्कारलेट सेंचुरियन का है। अब ये तीनों के तीनों कैंग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से कैंग द कॉन्करर, जिसको उन्होंने क्वांटम रेलम के अंदर एग्जाइल करा था, वो मर चुका है, लेकिन उसको उन्होंने नहीं मारा बल्कि किसी और ने मार दिया है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये तीनों के तीनों कैंग के वेरिएंट कौन है और ये क्या अहमियत रखते हैं। सबसे पहले रामाटट से बात की जाए तो रामाटट कैंग द कॉन्करर का समझ सकते हैं आपके सबसे पहला वेरिएंट है। कैंग जब फ्यूचर से ट्रैवल करके वापसी पीछे जाता है टाइमलाइन के अंदर, तो वो सबसे पहली बार जो है एंशिएंट इजिप्ट के अंदर जाके वहाँ का रूलर बन जाता है और वहाँ पे सब चीज़ों के ऊपर राज कर रहा होता है अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, और वहाँ के लोग उसको गॉड मानना शुरू कर देते हैं। तो रामाटट ये सबसे पहला वेरिएंट है जो कि हमें कॉमिक्स में अपीयर होते हुए नजर आया था, जिससे फैंटास्टिक फोर ने मुकाबला किया था। इसके बाद अगर स्कारलेट सेंचुरियन की बात करें तो स्कारलेट सेंचुरियन वो वेरिएंट है जब कैंग द कॉन्करर अर्ली 70s के अंदर आया था मार्वल कॉमिक्स के अंदर, और उसने जो है एवेंजर्स को मारने की कोशिश करी, लेकिन एवेंजर्स ने उसको हरा दिया था। तो वो अपनी हार के बाद वापसी टाइम स्ट्रीम के अंदर लौट गया था। लेकिन जब वो टाइम स्ट्रीम के अंदर लौट रहा था तो उसको वहाँ पे डॉक्टर डूम नजर आता है। और मार्वल कॉमिक्स की अगर बात की जाए तो ऐसा मानना भी है कि डॉक्टर डूम या रीड रिचर्ड, इन दोनों में से कोई भी जो है वो कैंग के एंसेस्टर हो सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए वो डूम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता है, और इसलिए वो अपना भी एक ऐसा ही आर्मर बनाने की कोशिश करता है जो कि स्कारलेट सेंचुरियन जैसा है। लेकिन ये कॉमिक्स वाले वेरिएंट से जो हमने देखा है मूवी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हमें अलग नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे यही वेरिएंट एक समझ में आ रहा है जो कि पॉसिबली हो सकता है। लेकिन इसी के बाद अगर इन सबके लीडर वेरिएंट की बात करें जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा है, तो वो कोई और नहीं बल्कि ऑब्वियसली इमोर्टस है। इमोर्टस दरअसल कैंग की फाइनल फॉर्म मानी जाती है, यानी कैंग इसके बाद और ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इमोर्टस को मास्टर ऑफ टाइम माना जाता है। कैंग ही वो है जो कि सारी की सारी टीवी बनाता है। कैंग ही वो है जो कि सारी की सारी टाइमलाइंस को बर्बाद करता है, ताकि वो मेक श्योर कर सके कि बाकी सारे कैंग के वेरिएंट्स भी जो है वो इमोर्टस बने अपनी टाइमलाइन के अंदर। तो अगर देखा जाए तो इमोर्टस जो है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और इसका जो लेवल है काम करने का वो बहुत ज़्यादा अलग है। वो इसी तरह बैकग्राउंड में बैठ के काम करता है, ना कि कैंग द कॉन्करर की तरह खुद अपने हाथ गंदे करता है। और सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, जो कि एवेंजर्स को मैनिपुलेट करता रहता है बैकग्राउंड से, और इन दी एंड हमें पता चलता है कि उस सबके पीछे इमोर्टस शामिल था। तो इसी तरह अगर बात की जाए इन तीनों की तीनों वेरिएंट्स की, तो ये तीनों एक साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि किस तरीके से कैंग द कॉन्करर को अब उन्होंने मार दिया है, और उनसे मतलब है कि सुपर हीरोज़ ने। और इस वजह से अब उनको मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया होगा, और अगर उनको मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया है तो वो सब कुछ बेकार कर देंगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो मल्टीवर्स वॉर को रोकने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सा कैंग का कहने का मतलब ये है कि अब सुपर हीरो कम्युनिटी के अंदर सुपर हीरोज़ को मल्टीवर्स के बारे में पता चलना शुरू हो गया है,
और अगर उनको मल्टीवर्स के बारे में पता चलेगा तो वो उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। और जब वो दूसरी यूनिवर्सेस के अंदर जाएंगे ट्रैवल करके, जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर देखा था, तो उसकी वजह से इनकर्जन के इवेंट हो सकते हैं। और जब इनकर्जन का इवेंट होता है तो एक यूनिवर्स दूसरी यूनिवर्स से टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इस तरह देखते देखते पूरी की पूरी मल्टीवर्स खत्म होगी। और मल्टीवर्स खत्म होगी तो कैंग के वेरिएंट्स जो हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। तो सिंपली इसका मतलब ये था, जो कि इतनी ज़्यादा घुमा फिरा के बात की गई थी। और इस तरह हम इमोर्टल्स, रामाटर्ड और स्कारलेट सेंचुरियन को देखते हैं कि वो यहाँ पे इस बात का फैसला करते हैं कि अब उनको इन सारे के सारे लोगों को रोकना होगा जो कोई भी मल्टीवर्स के बारे में जान चुका है। और इसलिए वो यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्टेडियम के अंदर हर एक कैंग द कॉन्करर या कैंग के वेरिएंट को लेकर आते हैं, ताकि वो सब मिल के जो है इन सुपर हीरोज़ को रोक सकें। यानी कि हमारी अर्थ के हीरोज़ के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कैंग की आर्मी आने वाली है। और इस पूरे के पूरे स्टेडियम के अंदर हमें कैंग के अलग अलग वर्जन नजर आते हैं, जो कि लिटरली थाउजेंड्स के अंदर थे। और उसमें से एक को बताना कि कौन सा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसमें से एक हमें कैंग जो नज़र आ रहा था वो हमें स्क्रल कैंग भी नज़र आ रहा था। और ये जो पूरा का पूरा शॉट था जहाँ सारे के सारे कैंग चिल्ला रहे होते हैं, ये बिल्कुल कॉमिक से लिया गया शॉट था, कॉमिक एक्यूरेट था। और इसी के साथ हमारा मिड क्रेडिट सीन यहाँ पे खत्म होता है। तो हमारा मिड क्रेडिट सीन हमें बस यही बता रहा है कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें जाके एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के साथ जुड़ेंगी, जहाँ पे हम कैंग के सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग अनलिमिटेड वेरिएंट से मुकाबला कर रहे होंगे हमारे सुपर हीरोज़, जिसमें से कोई हल्का पावरफुल होगा, जिसमें से कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और इन दी एंड जब ये सारे के सारे वेरिएंट काम नहीं आ रहे होंगे तो ये जो 3 वेरिएंट थे, यानी कि इमोर्टल्स, रामाटर्ड और हमारे पास जो दूसरा वेरिएंट था जिसको हम कहेंगे ये स्कारलेट सेंचुरियन, वो यहाँ पे बीच में आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से पहले ही हम इन अलग अलग वेरिएंट्स को कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं। और जहाँ तक मेरा गैस है, हम फैंटास्टिक 4 की मूवी के अंदर रामाटर्ड का अपीयरेंस देख सकते हैं, क्योंकि रामाटर्ड का पहला अपीयरेंस फैंटास्टिक 4 के ही कॉमिक्स के अंदर हुआ था। खैर मूविंग ऑन, इसी के बाद अगर हम अपने एंड क्रेडिट सीन के ऊपर चलें तो ये वो था जहाँ पे पूरे के पूरे मूवी के पैसे वसूल हो गए थे। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमें एक तरह की पुराने ज़माने के अंदर एक प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही होती है जो कि अर्ली 20th सेंचुरी की है, जहाँ पे एक आदमी जिसका नाम विक्टर टाइमली है वो यहाँ पे टाइम के ऊपर बात कर रहा है। और हमें पता चलता है कि वो विक्टर टाइमली कोई और नहीं बल्कि कैंग का ही एक दूसरा वेरिएंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखने में अलग लग रहा है। और वो जब यहाँ पे टाइम के बारे में बता रहा होता है कि किस तरीके से टाइम हमारी ज़िंदगी को शेप करता है, लेकिन हम चाहें तो टाइम को भी शेप कर सकते हैं। और उसके पास यहाँ पे कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, जिसको देख के लग रहा है कि वो शायद टाइम ट्रैवल करके लोगों को कुछ चीज़ें दिखा के उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि एक बहुत ही बड़ा महान साइंटिस्ट है, जबकि वो खुद फ्यूचर से ट्रैवल करके पास्ट के अंदर आया हुआ है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि उस पूरी की पूरी ऑडियंस के अंदर कोई और नहीं बल्कि हमारा लोकी जो है वो बैठ के यहाँ पे मोबियस के साथ इन सारी की सारी चीज़ों को देख रहा होता है और कहता है कि ये वही है, इट्स हिम। जिसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी चीज़ जो ये लोकी के सीज़न 2 से उठा के यहाँ पे रखी गई है पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। ये पूरी की पूरी चीज़ हम लोकी के सीज़न 2 के अंदर देखेंगे। अब इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि लोकी सीज़न 2 किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो उसका डायरेक्शन यही होगा कि लोकी क्योंकि सिर्फ जानता है कि कैंग कौन है और वो किस तरह का दिखता है, तो वो मोबियस के साथ अलग अलग टाइमलाइंस के अंदर जाके उसको तलाश करने की कोशिश कर रहा है और उसको रोकने की कोशिश करेगा, या फिर उसको वापसी ही हू रिमेन्स बनाने की कोशिश करेगा ताकि मल्टीवर्सल वॉर ना हो सके, जिसके बारे में उसने उसको बताया था। तो ये पूरी का पूरा सीन था जहाँ पे हमने लोकी को देखा, वो बहुत ज़्यादा ऑसम, लिटरली सिनेमा हॉल के अंदर चीखें लोगों की निकली गई थी। तो मुझे तो ये पूरा का पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं विक्टर टाइमली के ऊपर कि कॉमिक्स में वो कौन है। तो विक्टर टाइमली जिस तरह उसका नाम है इसी तरह उसका काम भी है। ये कैंग का बेसिकली एक और वेरिएंट है जो कि बेसिकली पास के अंदर ट्रैवल करके एंशिएंट इजिप्ट के अंदर नहीं 20th सेंचुरी के अंदर चले जाता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, और वहाँ पे वो अपना नाम विक्टर टाइमली रख लेता है। और वहाँ पे एक सिटी विस्कॉन्सिन नाम की होती है जिसका वो मेयर भी बन जाता है, और इसी तरह वो वहाँ के सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है। और सीक्रेटली वो अपनी पूरी की पूरी सिटी क्रोनोपोलिस को भी बनाता है, और वही क्रोनोपोलिस जिसको हमने कैंग द कॉन्करर को बनाते हुए देखा था, जहाँ वो रूल कर रहा था क्वांटम रियल्म के अंदर। तो विक्टर टाइमली आप समझ सकते हैं कि कैंग का एक और वेरिएंट है जो इतना ज़्यादा उसके दूसरे वेरिएंट की तरह पॉपुलर नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग उसको पहचान नहीं पाए थे। लेकिन मुझे पसंद आ रहा है कि किस तरीके से लोकी सीरीज़ के अंदर विक्टर टाइमली के ऊपर फोकस किया जाएगा और उसके पूरे के पूरे पोटेंशियल को सामने लेकर आया जाएगा। तो इसी के साथ आई होप कि आपको ये पूरे के पूरे दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन डिटेल में जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे आपको समझ में आ ही गए होंगे, और साथ में मूवी की जो एंडिंग थी और उसके अलावा से कुछ खामियां जो थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी ली हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आई एम श्योर कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद तो आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट डाउन करके आप लोग अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये पोस्ट क्रेडिट सीन्स कैसे लगे हैं। और अगर आपको इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन है तो कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कवर कर ही लूँ। साथ साथ अगर इस तरह का ऑसम कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जहाँ पे मैं इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और दूसरी बाकी मूवीज़ और शोज़ के ऊपर भी बात कर ही रहता हूँ। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं इसी तरह के न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं हमने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।